Namaskar everyone. नमस्कार। I am Dr. Sarika Mohata, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, और आज दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल दिशा डेल्फी परिवार की तरफ से मैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 10 अक्टूबर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो 1992 के अंदर स्टार्ट किया गया था। चल रहा है? WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारियों से फ्री होना नहीं है, हमारी सोशल और मेंटल वेलबींग भी मानसिक स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज उसी मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करने के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के, उनके पेरेंट्स के संदर्भ में बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर हरीश शर्मा जी को चंडीगढ़ से, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ वो स्टूडेंट बिहेवियर एक्सपर्ट भी हैं। तो हरीश जी, मैं इस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार मैम, थैंक यू। आज सब ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि आज दिशा डेल्फी परिवार की तरफ से जो भी पेरेंट्स और बच्चे हमारे साथ हैं, मैं उन सबके लाइव जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस चैट में लूंगी। तो हरीश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि हमारे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता, जो हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं, इन दोनों के मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर सारिका मैम, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जो स्वास्थ्य होता है वो इंसान का एक तो शारीरिक है और एक मानसिक स्वास्थ्य होता है। जैसे फिजिकली हेल्दी रहना और साथ में मेंटली हेल्दी रहना। अब फिजिकली हेल्दी रहने के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं, बट उसका सीधा सीधा संबंध हमारे मेंटल हेल्थ के साथ भी कनेक्टेड होता है। जैसे अगर किसी इंसान को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास MBBS डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, और वहाँ जाकर वो अपने शारीरिक रोगों का इलाज करवा लेते हैं। परंतु एशिया के अंदर अगर किसी इंसान को मेंटल इशू है, मानसिक कोई ऐसी समस्या आ गई है, तो यहाँ पर उसको बहुत शेमफुल कंडीशन से देखा जाता है। वो इंसान खुद भी नहीं बताना चाहता, उसके बारे में चर्चा करना भी नहीं चाहता, और इसीलिए WHO ने इस बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी जोड़ा कि अब शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना उतना ही आवश्यक है। तो कहते हैं, व्हाट डू यू नो वर्सेस हाउ डू यू फील। अगर आप दुनिया की बहुत सारी चीजें जानते हैं, ज्ञानी भी हैं, बट अगर आप बेटर फील नहीं कर रहे, तो वो सारी की सारी जो नॉलेज है वो फेड हो जाती है। हमारे स्कूल के बच्चे या उनके माता पिता अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो वो अपनी लाइफ में एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उनका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा और शानदार तरीके से निकलेगा। तो मेरा ये मानना है डॉक्टर सारिका कि आज जिस प्रकार से कोरोना के बाद हम एक नया जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, हम सब लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मैंडेटरी हो गई है, परम आवश्यक हो गई है, और हर किसी इंसान को इस पर तुरंत और अच्छे से ध्यान देना अब शुरू कर देना चाहिए। यस डॉक्टर जी सारिका। सर। सर, हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, राइट? तो जी हम जो है आज मानसिक स्वास्थ्य की बात, क्योंकि हम स्कूल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम जी मानसिक स्वास्थ्य की बात अपने बच्चों के संदर्भ में करना चाहेंगे। जो जी हमारे बच्चे हैं वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर और बेहतर रख सकते हैं, उसके लिए आप हमें कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दें। जी डॉक्टर सारिका, बच्चा जब स्कूल आता है तो वो 6 और 7 घंटे के तकरीबन स्कूल में रहता है, बट उसके बाद वो घर चला जाता है। 16 से 18 घंटे वो अपनी मम्मी डैडी की कस्टडी में होता है, और जब वो वहीं घर पर रहता है, तो फिर माता पिता उसके मेंटल जो हेल्थ है और अपनी खुद की, उस पर बेटर काम कर सकते हैं। तो
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माता-पिता को कितनी कैटेगरी में पहले हम डिवाइड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर मनुष्य का अपना व्यवहार होता है, अपनी उसकी पर्सनैलिटी होती है, और जब कोई पति-पत्नी माता-पिता बनते हैं, तो माता-पिता बनने के लिए जो बच्चों की परवरिश करने का जो व्यवहार और तरीका होता है, उसी से पता चलता है कि वो किस प्रकार के माता-पिता हैं। तो मैं 1 या 2 पीपीटी की सहायता से पहले ये बताने का प्रयास करूँगा कि कोई भी मनुष्य जब माता-पिता होता है, तो उसकी खुद की कैटेगरी क्या होती है, बच्चों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा होता है। और वहीं से फिर ये स्टोरी आगे बढ़ती है कि जैसे आप माता-पिता होंगे, वैसा ही आपके बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य होगा, और उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, फिर हम आगे इस चर्चा को जानकारी कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं कुछ पीपीटीज आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएँ, और इसके बाद फिर हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में हमने सेंटर में एक बच्चा लिया है, और बच्चे को जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसका परिवार, उसके माता-पिता या माता-पिता का व्यवहार, और उसके जो दोस्त होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चे पे प्रभाव डालते हैं, शारीरिक और मानसिक। सेकंड लेयर में आप देखेंगे कि बच्चे का जो स्कूल है या उसका आसपास का परिवेश, जिसको हम पड़ोसी कहते हैं, वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। और फिर थर्ड लेयर के अंदर जो कम्युनिटी और कल्चर है, वो जिस धर्म से है रिलेटेड वो, और जिस कम्युनिटी से वो कनेक्टेड है, वो बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो जो माता पिता होते हैं, वो लगभग 4 प्रकार के साइकोलॉजी में बताए गए हैं। और वो जो माता पिता होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, एक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं। वो डिमांडिंग तो हैं, बट रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। अगर डिमांडिंग है और रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ऐसे माता पिता का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति कैसा हो जाता है, तो बच्चे कैसा रिजल्ट देते हैं, ये जानने की आवश्यकता है। जैसे उनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, ज़्यादा वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप कुछ चित्रों में देख पाएंगे। हर बात पर डांटना, पिटाई कर देना, तेज आवाज में बात करना, बच्चों के सवालों का ठीक तरीके से जवाब ना देना, और बच्चों से केवल यही उम्मीद रखना कि जो कहा गया केवल उसी का पालन किया जाए और ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर बच्चे जो रिजल्ट देते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि उनकी फिर परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो होने लगती है। तो उसका असर सीधा उनके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। उनकी जो लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, सोशल स्किल घटने लग जाएगी, और मेंटल इलनेस जो होती है वो बढ़ने लगती है। और बच्चे फिर अपने व्यवहार के अंदर अपनी चीज़ों को दिखाने लगते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो किसी प्रकार के ड्रग्स अल्कोहल में चले जाएंगे, और क्या होंगे, विद्रोही स्वभाव के होने लगते हैं। अब जब इस प्रकार का स्वभाव बच्चे में आने लगा डॉक्टर सारिका, तो फिर माता पिता को ध्यान देना चाहिए, क्या उनका व्यवहार अथॉरिटेरियन था। अगर अथॉरिटेरियन है तो यही रिजल्ट आएगा। फिर हम देखते हैं एक और दूसरा तरीका है माता पिता का परवरिश का, उसका अथॉरिटेटिव कहते हैं। इसमें वो डिमांडिंग भी हैं और रिस्पॉन्सिव भी हैं, यानी कि बच्चों से वॉर्म्स और रिस्पॉन्सिव होने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से बहुत हाई रहती है, यानी कि बच्चों को एक बहुत ही विशेष पद पर वो देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल देखना चाहते हैं, बट उसके साथ-साथ वो सपोर्टिव भी होते हैं। और बच्चों की स्वतंत्रता की उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी डिसिप्लिन की वैल्यू करते हैं। और वो बच्चों के आगे बहुत ही क्लियर कट रूल्स बना के रखते हैं। बच्चों के आगे कभी भी वो गड़बड़ नहीं करते, जो नियम है वो नियम पे चलेंगे। तब बच्चे कैसे होते हैं, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस देंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है, सोशल स्किल बढ़िया होती है, और मेंटल इलनेस उनके अंदर ना के बराबर होती है। किसी तरह के उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते, और जो विद्रोही स्वभाव है वो घट जाता है। तो यहाँ पर हम ये जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि माता पिता का परवरिश करने का तरीका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर डालता है। अगर माता पिता का तरीका ठीक होगा, तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर तरीके से बढ़ जाएगा। तीसरे प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं,
वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होते हैं बट डिमांडिंग नहीं होते। मतलब इनको जब हम परमिसिव पेरेंट्स कहते हैं तो ये बच्चों की सारी डिमांड पूरी करने लगते हैं, और इनको लगता है बच्चे ने जो मांगा वो दे दिया जाए। बचपन से लेकर और 12th तक बच्चे जो कहेंगे वो उनको पूरा करते हैं। तो बच्चे फिर कैसे हो जाएंगे, ये समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और केयरिंग हर किसी को बिगाड़ देता है। जैसे कहते हैं ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ होती है। बच्चों के लिए ना तो कोई रूल्स हैं ना नियम्स हैं, उनको हमेशा टॉलरेट किया जाता है, और इतने सॉफ्ट तरीके से वो अपने बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों को लगता है कि पूरी दुनिया ही फिर उनसे सॉफ्ट तरीके से बात करे। तब बच्चे कैसे हो जाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उनका, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता, ईगो सेंट्रिक होते हैं, और उनकी सोशल स्किल बहुत ख़राब होती है। दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, या फिर अपने स्कूल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, रिलेशनशिप में बड़ी परेशानी आ जाती है। और सबसे ज़्यादा विद्रोही वही बच्चे होते हैं जिसको कहते हैं कहना मानता ही नहीं है। यहाँ पर भी हमने देखा कि माता पिता का ये व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे कैसा असर डाल रहा है। और अंत में निग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं, यानी कि ये किसी भी तरह से अगर आप देखेंगे इनके घर कैसे रहते हैं तो ये बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव रहेंगे। ज़िंदगी में कोई रूल नहीं है, और ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, और ना ही इनको बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा लेना देना होता। तो ऐसे बच्चे स्कूल के अंदर जब मैंने देखा तो बहुत ही पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के होते हैं। बिहेवियर इम्पल्सिव भी है उनका, वो किसी भी प्रकार के बड़े होने पर ड्रग्स या किसी चीज़ में जा सकते हैं, और महान जिद्दी बच्चे होते हैं। तो बच्चों का व्यवहार माता पिता से सीधा सीधा कनेक्टेड होता है। और इस कनेक्शंस को अब जैसे डॉक्टर सारिका आपने एक सवाल और किया था मुझे साथ साथ कि स्टेप्स क्या लेना चाहिए, यहाँ पर पहले माता पिता को देखना होगा कि किस प्रकार की पेरेंटिंग उनको करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया हर पेरेंटिंग का एक खास प्रकार का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों को कंट्रोल और मैनेज करने की बजाय अगर उनको सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेज का आर्ट सिखाया जाए तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, और साथ में बेहतर प्रदर्शन भी वो करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे, पहले इसको कहते हैं 5 लव लैंग्वेजेस। 5 लव लैंग्वेजेस का मतलब होता है हर बच्चे को प्यार के 5 तरीके माता पिता को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिसको कहते हैं टाइम, टच, वर्ड्स, एक्ट एंड गिफ्ट। दुनिया का कोई भी माता पिता अगर इन 5 तरीकों से अपने बच्चों की परवरिश करेगा, यानी कि बच्चों को समय देना, बच्चों को समय देने के साथ उनको हक करना, किस करना, उनके साथ सही तरीके से जैसे बॉडी का टच उनको देना, जैसे लड़के हों या लड़कियां हों उनकी हेड मसाज करना, या उनको बार बार अपने साथ बुलाकर किचन में साथ काम करना, उनका हाथ पकड़ना, इसको टच कहते हैं। और शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे बच्चे बुरा मानते हों, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। और एक्ट का मतलब होता है कि बच्चों के साथ उनके खेल कूद में सहयोगी होना, और समय समय पर उनको गिफ्ट देना। ये 5 लैंग्वेजेस और लव जो होता है ये हमेशा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छा और बढ़िया रखता है। और इसके बाद भी हम कुछ और चर्चा करेंगे, देखेंगे। अभी हम वापस आ जाते हैं मैम आपके अगले सवालों पर, और अगले जो भी आपके सवाल हैं मुझे आप बताइए, और हम उसी तरीके से इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। जी सर, जैसा कि आपने बताया तो आपकी बातों से मुझे ये समझ आता है कि जो बच्चों का बिहेवियर है वो एक तरीके से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है पेरेंट्स के बिहेवियर का। जी जी इसको हम बिल्कुल। ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों का जो व्यवहार है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स का है, जी राइट। तो अगर जी मैम। बच्चा कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है जिसको हम स्कूल में जनरली प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स भी कहते हैं, राइट। जी मैम। जी तो मैम। बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो वहां पर बच्चे से पहले वहां पर उस मतलब उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की या पेरेंट्स को देखने की जरूरत है, जी राइट। जी जी। तो बच्चों से मतलब बच्चों की बात करने से पहले मैं आपसे पेरेंट के ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि पेरेंट किस तरीके से बच्चों की परवरिश करे या अपना व्यवहार रखें ताकि जो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को ना आए, मतलब वो बच्चों के एक पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर, पॉजिटिव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। जी
डॉक्टर सारिका, मेरा ऐसा समझना है कि यहाँ पर माता पिता भी उतने ज़्यादा जिम्मेवार नहीं है जितना हम उनको समझने लगते हैं। ऐसा है कि कोई भी माता पिता बुरे नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा समझने का अपना तरीका है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी खराब सोचते नहीं है, केवल उनका जो अनअवेयरनेस है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर, वहाँ फोकस किया जाना चाहिए। जैसे आप जानती हैं, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं और आप ये समझती हैं कि टाइम इतनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए समय को हम रोक भी नहीं पा रहे। यानी कि 6 महीने पहले जो मनुष्य का व्यवहार था आज बिल्कुल बदल गया है। जो 2020 जनवरी के अंदर जो हमारा बिहेवियर था वो आज बिल्कुल चेंज हो गया। तब आप देखेंगे जब एज ए माता पिता मैं 10th में पढ़ता था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। और आज मेरे बच्चे के पास मोबाइल है तो कहते हैं थिंग्स विच यू डू नॉट नो कैन नॉट टीच। जिस चीज को आप जानते ही नहीं है उसको आप पढ़ा भी नहीं सकते। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, जब मेरा बच्चा 10th में है तो उसको मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुभव में तो वो था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं जब बचपन में जैसे ही पढ़ाई लिखाई की तो वैसा समय अलग था और आज मेरे बच्चों के टाइम पे समय बदल गया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी वाली जो पेरेंटिंग मेरे मम्मी पापा ने की शायद वही इन पे भी काम आ जाए। तो मैं बच्चों को डांटता भी हूँ, पीटता भी हूँ, पर उनको हैंडल नहीं कर सकता। उनको समझने में मुझे तकलीफ होती है और यही तकलीफ बच्चों को प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बना देती है। राइट मैम। तो माता जी। पिता को आज जैसे आप देखेंगे, बीइंग ए फादर, अगर मेरा बच्चा 15 साल का है तो मैं भी तो 15 साल का ही पिता हूं ना। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तभी तो मेरे अंदर का पिता पैदा हुआ। यानी कि दोनों की उम्र समान है। तो एक जो रिश्ता है वो दो सिरों पर होता है। एक जगह बेटा है और एक जगह एज ए फादर या एज ए मम्मा। तो अब मैंने कोई एजुकेशन नहीं ली माता पिता बनने की, जो मेरे साथ हुआ वही कर रहा हूँ। तो स्कूल से एक आग्रह होना चाहिए, निवेदन होना चाहिए कि जितना ध्यान हम अपने बच्चों पर देते हैं, साल में 3 या 4 बार उनके माता पिता पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी जो ये बात है ये बिल्कुल सच है। एकदम 100 कहते हैं ना, $1,000,000 आपका ये स्टेटमेंट है कि बच्चे के साथ सीधे सीधे उसके माता पिता जुड़े होते हैं। क्लासरूम में जब एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड आता है तो टीचर भी कभी कभी असहाय हो जाते हैं। तो माता पिता को सीखने की काफी आवश्यकता है इस बदलते हुए समय में। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने ये बात डिफाइन करते समय एक शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। तो मैं जी एक तो मैम। आपसे आग्रह करूँगी कि आप इसे थोड़ा समझाएँ। जी साथ ही ठीक मैं है मैम। पेरेंट्स से ये आग्रह करूँगी कि अगर उनके कोई सवाल हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं जी हरीश जी से वो क्वेश्चंस पूछ सकूँ। जी, हरीश जी। देखिए मैम, एक होता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। हम उसको प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड ना कह के थोड़ा सा उसको बिहेवियर वर्ड जोड़ देते हैं। और एक होता है एबनॉर्मल बिहेवियर और एक होता है जैसे डिसेबल। जैसे कोई भी इंसान जो है वो डिसेबल है, अनेबल डिसेबल जैसे होते हैं। तो जब हम प्रॉब्लमेटिक किसी इंसान की बात करते हैं तो उसके व्यवहार में समस्या खड़ी होती है। जैसे कि बच्चे, अगर हम प्रॉब्लमेटिक बात करें तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की पहचान क्या होगी? कहना नहीं मान रहा, जिद्दी है, बहुत ज़्यादा रोता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका, जंक फूड बहुत खाता है, स्पोर्ट्स में उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, रुचि नहीं है, अकेला रहता है। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड वो इंसान होते हैं जो अपने परिवेश, अपने समय और अपने स्कूल के हिसाब से कॉप अप नहीं करते। वो बिल्कुल डिफरेंट होने की कोशिश करते हैं। तो वो एक समस्या खड़ी करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी ही लाइफ में और दूसरों की जिंदगी में। परंतु एबनॉर्मल जो लोग होते हैं, अब एबनॉर्मेलिटी भी दो प्रकार की होती है। साइकोलॉजी के अंदर ये एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल एबनॉर्मल वो होता है जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जो जन्म के साथ है और जिसमें बच्चे का अपना कोई योगदान नहीं है। वो उस बीमारी को अपने साथ ही लेकर पैदा हुआ। जैसे जन्म से ही किसी को एडीएचडी हो जाए या डिसलेक्सिया हो जाए, या वो उस पढ़ाई को ना कर पाए जिसके लिए वो करवाई जा रही है। और एक्सटर्नल तब होती है जब कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी का सर के बल गिर जाए और उसके बाद उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाए ऑल ऑफ सडन। और डिसेबल तो ये बहुत ही क्लियर वर्ड है।
जैसे डिसेबिलिटी होती है, कोई ईश्वर ने हमें कोई ऐसा अंग नहीं दिया, जैसे आंखें नहीं दी, या सुनने के लिए कान हमारे पूरे काम नहीं कर रहे, कोई इंसान गूंगा हो जाए, या जन्म से ही वो लंगड़ा है, या बाद में हो गया, तो वो डिसेबिलिटी है। तो ये तीन प्रकार की चीजें होती हैं, प्रॉब्लमेटिक, एबनॉर्मल एंड डिसेबिलिटी। यहाँ हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, यानी कि ये कितना जल्दी ठीक होने वाला है। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, तो मेरा ये मानना है कि जितने वो साल का होता है उतने दिन में ठीक हो जाता है। 10 साल का बच्चा 10 दिन में ठीक हो जाएगा, और कोई 10th में पढ़ने वाला बच्चा है तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 15 दिन के अंदर ही। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं होता है। जी डॉक्टर सारिका। जी सर। सर, आपने जो बोला इस विषय में मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मेरा भी काफी लंबा अनुभव रहा है, तो जी मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चे प्रॉब्लमैटिक नहीं होते। जी एक्चुअली हम जिस तरीके से उन बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे उस तरीके से हैंडल नहीं हो रहे। क्योंकि बिल्कुल सही। मैंने ऐसा फील किया है कि बीइंग अ टीचर, हम हर बच्चे को, या पेरेंट मान लीजिए, हर बच्चे को हम एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं, लेकिन सही हर बात है। बच्चा अलग होता है। तो जब कोई बच्चा हमारे नॉर्मल तरीके से हैंडल नहीं होता, तो हमें जी, लगता है कि वो बच्चा प्रॉब्लमैटिक है। बट सही बात मुझे है। लगता है कि यहाँ पर अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो अगर अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, तो जी हम उस बच्चे के साथ में को मतलब उसको जी जी। हेल्प कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं सर? डॉक्टर सारिका, आपका जो आपको जो लगता है ना, वही हम्म। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है। और ये लगता नहीं है, इसको मैं मानता हूँ। अगर आप मुझसे सचमुच में मेरे दिल पर हाथ रख के पूछें, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे आज तक एक भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक नहीं मिला, एक भी। राइट। वो दुनिया के लिए कितना भी बड़ा समस्याग्रस्त हो, माता पिता जब बात करते हैं तो मेरे पास आकर आंसुओं से रोते हैं, बताते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे संभल नहीं रहा, ये है वो है। और उनको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा शरारती बच्चा ईश्वर ने उन्हीं को दिया है। परंतु बच्चों में कभी भी समस्या नहीं होती, बस हम उनको हैंडल करने का तरीका नहीं जानते। अगर आपके पास चाबी है, अगर आप सही तरीके से ताले में नहीं लगाएंगे लॉक में, तो लॉक कैसे खुलेगा? तो क्या फिर मैं लॉक को खोलने के लिए हथौड़ा लेकर आऊं? क्या हम्म। करूं? ताकत का और शक्ति का इस्तेमाल बच्चों पर कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। बस उनको समझने के लिए थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है। और अगर आपके बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, तो फिर हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि हमें जी। एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हाँ देखिए, जी। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। अधिकतर जी पेरेंट्स साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की भाषा नहीं समझते, जी लेकिन मैम। हम बच्चों को, उनके व्यवहार को समझते हैं या समझना चाहते हैं। हम हम्म। सब पेरेंट्स विलिंगली ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हों वो बेहतर हों, और बेहतर जी से और बेहतर हों। तो जी मैं जी आपसे बिल्कुल। कुछ ऐसे बेसिक्स जानना चाहूंगी हम्म। जिनको पेरेंट्स अप्लाई करें, और जिसके थ्रू वो अपने बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर पाए फॉर द जी बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जी मैम, देखिए, जब आप मान लीजिए रात को खाना खाने के बाद बर्तन मांजते समय तकलीफ हो किसी को, तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि घर में खाने को था, इसलिए बर्तन मांजे जा रहे हैं। क्योंकि कई हजारों घर ऐसे होते हैं जहाँ खाने को भी नहीं होता। अगर कार में पंचर हो जाए तो से थैंक्स टू गॉड कि कार है तभी तो पंचर है, लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं होती है। तो अगर घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो वो उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, तो बच्चे हैं तो शरारतें तो होंगी, और बच्चे हैं तो समस्याएं भी होंगी। तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बच्चे दिए। ऐसे लाखों घर हैं जहां पर बच्चे होते ही नहीं है। ये एक बात समझने की है। अब दूसरा पार्ट है बच्चों को साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जब बच्चा कोई पैदा होता है, तो पैदा होने से लेकर लगभग 5-6 वर्ष तक उस बच्चे को हैंडल करने के लिए माता सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। छोटा बच्चा है, उसको आप देखेंगे 6 महीने के बच्चे को तो मम्मा किसी को छूने भी नहीं देती है। और 5-6 साल तक जो बच्चे को सॉफ्ट लव चाहिए, जो मम्मा के पास ही होता है, उसी एज में बच्चे को संस्कार जैसी एक बहुमूल्य चीज भी सिखाई जाती है। तो मम्मा का व्यवहार बच्चा सबसे जल्दी कॉप अप करता है। मम्मा जैसे करेगी बच्चा वैसे ही जिंदगी में अपनी, क्योंकि वो रोल मॉडल समझता है अपनी माँ को। माँ उसको फीड करती है, उसको जन्म देने के साथ साथ जिंदा भी रखती है, भोजन का प्रबंध करती है।
तो बच्चे सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं माँ के साथ। पिता बस केवल बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, बट अभी पिता की एंट्री हुई नहीं है। तो इसलिए कहते हैं छोटे बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो मम्मा को एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एक बात, जब बच्चे 6-7 साल के हो जाएं, तब 11-12 साल तक जब बच्चे होते हैं, तब माता पिता दोनों को बराबर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें पिता का भी रोल होता है। और अब धीरे धीरे बच्चे को टफ लव मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब बच्चा 5th स्टैंडर्ड से लेकर 8th में आ रहा हो, तब बच्चे की बहुत सारी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। 10 में से 2, 10 में से 3 या फिर 1। क्योंकि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है मार्शमैलो, उनका कहना है जिस चीज को बचपन में आप बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप कर दोगे, तो बच्चा आगे जाकर एक बेहतर इंसान बनेगा। अगर जैसे ही बच्चे ने कोई डिजायर की और तुरंत पूरी हो गई, तो आगे जाकर वो इम्पेशेंट हो जाएगा। तो फिर उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, पर बच्चे को इच्छा करने का पूरा राइट हमेशा मिलना चाहिए। और उसके बाद जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में आ जाए, तब से लेकर फिर जब तक बच्चा कॉलेज में जाए, तो पिता का रोल मेजर हो जाता है और माँ का माइनर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगी डॉक्टर सारिका कि जब बच्चे 10th 11th 12th में होते हैं, तब पिता उनकी जिंदगी में तब भी एंट्री नहीं करते। वो अपने बिजनेस को, अपने काम धंधों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, और मम्मा उन्हीं बड़े बच्चों के साथ जूझ रही होती हैं। क्योंकि बच्चे को टफ लव चाहिए, सॉफ्ट लव नहीं उस एज में। तो मम्मा जब बिल्कुल अनेबल हो जाती है अपने बच्चे को हैंडल करने में, तब फिर वो क्या करेगी, उस बच्चे की शिकायत लगाएगी पिता से। जब पिता शाम को आएगा, फिर क्या होगा, डैडी पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहे थे ज्यादा, तो वो जैसा बोला वैसा मान लेते हैं। और यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाती है कि मम्मी डैडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और जिसका खामियाजा बच्चा भुगतता है। और तेज आवाज में बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। आप अपनी बात को कहने का पूरा राइट रखते हैं, परंतु वॉल्यूम आपका ठीक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ स्टैंड अप, तो मेरा वॉल्यूम बिल्कुल कम है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टैंड अप और बहुत चिल्ला के कहूँ, तो शब्द तो अभी भी मैंने स्टैंड अप ही बोले हैं, परंतु वॉल्यूम हाई होने से उनका मीनिंग बदल गया। तो कई बार मम्मी या डैडी बहुत अच्छी बात बोल रहे होते हैं, पर क्योंकि वॉल्यूम हाई होता है, तो बच्चा उस बात का मतलब बदल लेता है अपने दिमाग में, वो रिबेलियस हो जाता है। अगला उनको हैंडल करने का एक तरीका है, अगर आपको लगता है बच्चे की किसी भी चीज में वो ठीक नहीं है, तो नो कहने का राइट आपको हमेशा होता है, परंतु नो आपका फर्म होना चाहिए। आपके चेहरे पर ज्यादा तनाव या गुस्सा नहीं आना चाहिए। कुछ माता पिता क्या करते हैं, पहले नो कहते हैं और आधे घंटे के बाद वही नो उनकी यस में कन्वर्ट हो जाती है। तब बच्चों को ये आइडिया लग जाता है कि आधे घंटे तक अगर मैं ड्रामा करूंगा, रोऊंगा, अपनी बात मनवाऊंगा, तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो बच्चे फिर सिंपैथी सीकर भी हो जाते हैं। जी डॉक्टर सारिका। जी सर। सर, हमारे पेरेंट्स के भी काफी सवाल आ रहे हैं। जी मैम, हमारे जी। साथ में जी कुछ सुझाव भी हमारे पास आ रहे हैं। जी सर, मैं मैम। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो अभी आपने बोला कि पहले हम बच्चों की बात नहीं सुनते हैं, और जब बच्चा कोई टेंट्रम शो करता है, तो हम बच्चे की बात मान लेते हैं। जी इसको हम अगर अलग शब्दों में कहें, तो बेसिकली हम बच्चे को सिखाते हैं कि अगर आप प्यार से, तमीज से, अच्छे से बात करेंगे, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यही चीज जब आप रोकर, गाकर या चिल्लाकर करेंगे, तो आपकी बात सुन ली जाएगी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बिहेवियर्स हमारे बच्चे करते हैं, वो हम पेरेंट्स ही उनको सिखाते हैं। एक और चीज जो आपकी बात से आई, वो है डिलेड कंडीशनिंग, जो हम जी। साइकोलॉजी में जो वर्ड यूज करते हैं, यस कि मैम, जो बिल्कुल। बच्चे हैं उनको अगर अपन तुरंत कोई चीज दे देते हैं, तो वो हम्म। गलत हो जाता है। तो जी। सर, जो डिलेड कंडीशनिंग है आज, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो पेरेंट्स को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बता पाएंगे सर? मैम, जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए, तो डिलेड कंडीशनिंग को यूज करना शुरू कर देना चाहिए। डिलेड कंडीशनिंग एक ऐसा साइकोलॉजी का वर्ड है जिसको हम आसान शब्दों में पेरेंट्स को बताने की कोशिश करेंगे। बच्चे ने कुछ मांगा, जैसे मान लीजिए आज एक बच्चे ने टॉफी मांगी और आपने तुरंत दे दी। अब कल वो चॉकलेट मांगेगा और आप मना कर देंगे। तो बच्चे के दिमाग में एक सवाल होता है कि कल मुझे टॉफी क्यों मिल गई और आज चॉकलेट क्यों नहीं मिलती मुझे। तो अब वो क्या करेगा, आपसे चॉकलेट के लिए जिद करेगा। और जब 15-20 मिनट तक जब वो ज्यादा, क्योंकि बच्चे को पता है चिल्लाने से आप इरिटेट होते हैं, तो वो रोने में साउंड भी ऐड कर लेगा और साथ में आंसू भी लेकर आ जाएगा।
उस चॉकलेट की डिमांड को पूरा करवाने के लिए। अगर मम्मा जो है क्या देते हैं कि विजुअली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उसका मतलब है आंसू देखकर मम्मा पहले मेल्ट हो जाएगी। अगर डैडी ऑडिटरी होंगे तो वो आवाज से जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। तो बच्चा ये जानता है कि मेरे जो अपोनेंट हैं उनको हैंडल करने के लिए मेरे पास बेस्ट तरीका है आंसू टपकाना और रोने में आवाज को यूज कर लेना। तो 15-20 मिनट के अंदर क्या हुआ, बच्चे ने अपनी चॉकलेट की डिमांड पूरी करवा दी। डैडी ने कहा इसको क्यों रुला रही है, चॉकलेट देके खत्म कर। तो बच्चा आज एक मैसेज ले गया कि विनर बनने के लिए मुझे 2 एक्शन ही करने पड़ेंगे। अब जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है वो ये कहता है कि आप ये कंट्रोल बच्चे के हाथ में ही देना छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। जैसे मार्शमैलो का सबसे बड़ा जो रिसर्च जब की थी उन्होंने, बहुत सारे बच्चों पर जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एक छोटी सी केक की जो पाई थी वो बच्चों के आगे रख दी थी और कहा था कि अगर आप आधे घंटे तक ये केक नहीं खाएंगे तो हम आपको 2 केक देंगे। तो जो बच्चे 1 सेकंड तक भी अपना पेशेंस नहीं डेवलप करके रख सकते थे, उन्होंने आधे आधे घंटे तक अपने आप को काबू में करके रखा। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो होता है आजकल लोग अवार्ड के साथ यूज करते हैं। जैसे बच्चे को मोबाइल चाहिए, पर हम क्या देते हैं, मोबाइल आपको तब मिलेगा जब आपकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी या जब आप क्लास में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो बच्चा मोबाइल के लिए धीरज लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। बट इसको लालच के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर बच्चों को अवार्ड देना, बगैर बात के उनको कुछ भी दे देना, ये ठीक नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया आज भी उतनी कारगर है जितनी पहले होती थी। डिलेड कंडीशनिंग में बच्चों को धीरज डेवलप करने में सबसे ज्यादा सहायता मिलती है। जी सर। सर, जो हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल की, पेरेंट्स के पास क्या है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद भी एक दिल दिमाग की स्टेट में है कि हमें बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि कठोर होना चाहिए, ठीक है, बच्चों की सब बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और जो आजकल मैं जब एज ए एजुकेटर जो प्रॉब्लम फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर बच्चों के बारे में बात करने, तो मैंने देखा है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की अचीवमेंट्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जी मेरा आपसे ये सवाल है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेरेंट्स ने खुद के लिए हुई है, बेसिकली वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें बच्चों पे शिफ्ट करनी है कि बच्चे जो हैं वो खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बने। तो पेरेंट्स ऐसे क्या प्रैक्टिकल चीजें, मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को धीरे धीरे बच्चों पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैं पेरेंट्स के लिए बहुत। जी सर। एक आपको मैं एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए एक मोहित नाम का बच्चा है जिसकी उम्र है लगभग 4 वर्ष, और वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और मम्मा ने अभी उसको दूध का गिलास हैंड ओवर किया है, क्योंकि 4 साल का मोहित अब अपने हाथों से पकड़कर दूध पी लेता है। मम्मा उसको दूध देकर किचन में चली गई और अचानक मोहित के हाथों से वो दूध का गिलास गिर गया। ड्राइंग रूम में फैला, आवाज आई। अब मम्मा भाग के ड्राइंग रूम में आई। तो एक आम मम्मा क्या करेगी, नेचुरल, वो क्या करेगी, अगर उसका बड़ा भाई बैठा है तो एक थप्पड़ उसको भी मिलेगा। अगर उसके डैडी हैं तो उनको डांट मिलेगी कि आपके सामने दूध बिखेर दिया गया और आप कहाँ थे। और उसके बाद मम्मा बच्चे को भी बड़ी तेज निगाहों से देखेगी, परंतु उस दूध के गिलास को खुद साफ करेगी, दूध को खुद साफ करेगी। तो बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने सीखा गलती कर और डांट खाओ। परंतु अगर एक एजुकेटेड मम्मा, एजुकेटेड का मतलब यहाँ पर जो पेरेंटिंग में जिसने एजुकेशन ली है, पढ़ाई लिखाई में नहीं, वो व्यवहार दूसरा करेगी। जैसे ही उसने आवाज सुनी वो भाग के गई और उसने देखा उसके बेटे ने दूध बिखेर दिया है, तो बच्चा जानता है ये मुझसे गलती हो गई है, और वो अपनी माँ की तरफ देखेगा कि मम्मा का रिएक्शन क्या आ रहा है। मम्मा ने उसको एक स्माइल दी और उसको शांत किया, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और अब वो उसको बताएगी कि जाओ पोछा लेकर आओ और इस दूध को साफ करो। बच्चा 5% से ज्यादा दूध साफ नहीं कर पाएगा, ये मम्मा जानती हैं। परंतु आज एक बच्चे ने मैसेज लिया, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको खुद भी सुधारने की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, और धीरे धीरे बच्चा अच्छे से दूध साफ करना सीख जाएगा।
बच्चे ने दीवार काली कर दी, साफ भी उसी से करवाइए। डांटने से बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है करना क्या है। और जो बच्चे हर गलतियों पे डांट खाते हैं तो वो फिर छुप के गलतियां करते हैं। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी गलतियों का पता माता पिता को तब चलता है जब बहुत बड़ी बात हो गई होती है। तो मेरा मानना यह है कि छोटे बचपन से ही अगर छोटा बच्चा गलती कर भी रहा है तो केवल उसको ये सिखाना है कि इसका सुधार कैसे करना है। डांटने से आपका पर्पस सर्व कभी भी नहीं होगा। जी सर। छोटे बच्चे, मैम जैसे हम्म, एक बात और करना चाहूंगा ऐड, जैसे छोटे बच्चों को उठाने में मम्मी को थोड़ी सहायता करनी पड़ती है, परंतु ये कब तक चलेगा। 10th के बच्चे को भी मम्मा ही उठा रही है, 12th के बच्चे को भी मम्मा ही उठा रही है। कभी तो मम्मा को रोकना पड़ेगा कि बेटा कल से अब मम्मा नहीं उठाएगी। अगर आप लेट जाते हैं या आपकी बस छूट जाती है तो आपके लिए फिर स्कूल में जो डांट पड़ेगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब बच्चे को स्कूल में थोड़ी सी पनिशमेंट मिल जाए लेट आने के लिए, तो फिर मम्मा उसका फेवर लेने अगर स्कूल में जाएगी तो वो मम्मा पेरेंटिंग में एजुकेटेड मम्मा नहीं है, भले ही वो मम्मा हो। तो मम्मा को या डैडी को बहुत सारे आज ऐसे नियम सीखने की आवश्यकता है जहां पर यही बच्चा बड़ा होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और एक अच्छा बेटा या बिटिया साबित हो। सर, आप ही की बात से जो आपने बात की है कि पेरेंटिंग के अंदर पेरेंटिंग में एजुकेट होना पड़ेगा पेरेंट्स को। इसको अगर जी हम मैम। अपनी भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को परिचित होना पड़ेगा। ठीक है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल मैम। सवाल मैं आपसे स्कूल के बेस पे पूछना चाहती हूँ कि क्या जी हमारा स्कूल कोई ऐसे स्टेप्स ले सकता है जहां पर हम पेरेंट्स को बाल मनोविज्ञान से परिचित कराने का कोई तरीका निकाल सके? जी मैम। देखिए बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में जिन्होंने पेरेंटिंग को लेकर अवेयरनेस लेनी शुरू कर दी है। सबसे पहले ये मदरिंग और फादरिंग नहीं होता, इसलिए राइट। दूसरा वर्ड है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग। ऐसा नहीं है कि बच्चे की परवरिश करने की सारी जिम्मेवारी केवल माता के कंधों पर ही है और पिता का काम केवल पैसे कमाना ही है। पैसे कमाने से बहुत सारी चीजें होती हैं, परंतु जैसे मैंने आपको बताया था 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लव होता है वो है समय देना, टाइम। टाइम राइट। इज लव। आप जिस चीज को टाइम देते हैं वही आपके प्रेम का प्रतीक सिंबल होता है। तो अगर पेरेंटिंग होगी तो उसमें माता पिता अगर समान रूप से एजुकेशन लेंगे, यानी कि इसमें माता पिता को सचमुच में तो पेरेंटिंग कभी सीखनी ही नहीं होती है। इसमें माता पिता को सीखनी होती है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर माता पिता चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस सीख लेंगे तो 2 साल के बच्चे के साथ क्या करना है, 5 साल के बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए, लड़कियों को कैसे करना है, बॉयज के साथ क्या करना है, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट की साइकोलॉजी जो माता पिता सीखेंगे उनके बच्चे एक बेहतर जिंदगी बिताएंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई तो हमने कर ली, अब बच्चों के लिए तो कुछ सीखना होगा। और ये वक्त अब आ चुका है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन लेना या उसकी साइकोलॉजी लेना हर माता पिता के लिए एक आवश्यक चीज हो गई है। और महीने में अगर 2 घंटे भी वो इस कार्य के लिए निकाल दें तो भी बहुत है, बट रेगुलर बेसिस पे। तो डॉक्टर सारिका, अगर आपका स्कूल पेरेंटिंग को लेकर, माता पिता को अवेयरनेस को लेकर अगर कोई प्रोग्राम चलाना चाहेगा तो आप मेरी सेवाओं के लिए मेरा नाम सबसे ऊपर रजिस्टर में लिख लीजिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि डीडीपीएस स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को जरूर अंडरस्टैंड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश शर्मा जी। लेकिन मैं आपसे इस बात के अलावा ये भी जानना चाहूंगी कि आपके अलावा पेरेंट्स अपने आप खुद को कैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए एजुकेट कर सकते हैं? क्या आप उसके कोई तरीके बता पाएंगे कुछ? जी मैम। आजकल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बुक्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, और हमारे जैसे लोगों के चैनल्स पर छोटे 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 पॉइंट्स आते रहते हैं। इसमें वो उसको हम कहते हैं सेल्फ एजुकेशन प्रोसेस। अगर एक पिता बच्चों की परवरिश करने के इतने सारे तरीके सीखेंगे तो वो अपनी वाइफ को आराम से सिखा सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि अपने बच्चे को डायग्नोस करने का तरीका, जिसको पर्सनालिटी एनालिसिस टेस्ट भी कहते हैं, जो कहीं पर भी करवाए जा सकते हैं, जिसमें आप समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है,
क्या मेरा बच्चा बाय नेचर शाय है? जैसे हमारा मानना होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, उनको ईश्वर कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में बहुत अच्छी देता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। ऐसे बच्चे जब बड़े होकर करियर बनाते हैं तो उनके करियर लोगों के बीच में ही होते हैं, जैसे डॉक्टर या फिर टीचर, राइट, या लॉयर हो गया या जर्नलिस्ट हो गया, वो लोगों के साथ ही रहते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मशीन ओरिएंटेड होते हैं, तो उनकी जिंदगी में, उनके करियर में मशीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं, राइट, वो मशीन मशीन और मनुष्य दोनों के साथ रहेंगे। बट तीसरे होते हैं नेचर ओरिएंटेड। ऐसे बच्चे शाय नेचर के होते हैं, क्योंकि उनको नेचर के साथ काम करना है, तो ईश्वर उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं देता, कम बोलते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है नेचर ओरिएंटेड घर में और एक है पीपल ओरिएंटेड, तो एक चुप रहेगा, एक बहुत ज्यादा बोलेगा। अब मम्मी डैडी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बहुत ही चुप रहता है, उसको डांट पड़ेगी। अब हमारे देश के माननीय जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो तो बहुत कम बोलते थे, परंतु आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए कितनी ज़्यादा थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, कितने अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो क्या कम बोलने वाला इंसान जो होता है वो अपना करियर नहीं बना सकता? पर जांच का विषय होना चाहिए, क्या मेरा बच्चा शाय बाय बर्थ है या वो किसी खास वजह से है। ये सारी की सारी एजुकेशन माता पिता को जरूर लेनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो बेवजह की कंप्लेंट से भी बचेंगे। कुछ बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जिनसे बचा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, उस एग्जांपल को समझने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे ये ब्रेन है। अब क्या होता है, ये जो हमारा पैराइटल लोब है, इसके अंदर हमारा होता है एक एफएमएस और इधर होता है जीएमएस। एफएमएस का मतलब होता है फाइन मोटर स्किल, जो उल्टे हाथ वाला ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है डॉक्टर सारिका कि 12 महीने की पढ़ाई बच्चे को 3 घंटे में लिख कर दिखानी होती है। बच्चा जो भी 12 मंथ्स में पढ़ेगा उसको राइटिंग करनी होती है। बट अगर किसी बच्चे का एफएमएस वीक है तो वो जो भी उसके ब्रेन में नॉलेज होगी, उसको जब वो हैंडराइटिंग के थ्रू कन्वर्ट करेगा पेपर पर, तो थोड़ा धीरे लिखेगा, जल्दी थक जाएगा, आराम आराम से लिखेगा। और घंटे होते हैं 3, और 3 घंटे में वो उतना नहीं लिख पाया जितना आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मार्क्स कम आएंगे। और अगर नंबर कम आएंगे तो हम क्या उसको डफर समझ लें? नहीं, वो बच्चा जीनियस था, है और रहेगा। अगर माता पिता को ये पता ही चल जाए कि मेरे बच्चे का एफएमएस वीक है, तो उसके लिए काम किया जा सकता है। 2 ढाई महीने में कोई भी बच्चा एफएमएस को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो उसकी हैंडराइटिंग फास्ट हो जाएगी, जल्दी लिख पाएगा। और जब सब कुछ जल्दी लिखेगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो मार्क्स अगर कम आते हैं तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि बच्चा खराब है या टीचर खराब है। डिपेंड करता है जो हैंडराइटिंग में जो कन्वर्जन है नॉलेज की, ज्ञान की, उस पर फोकस किसका जाता है। और ये माता पिता अपने बच्चे के एफएमएस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर जी सर। सारिका। सर, हमारा जो आज के हमारे वेबिनार है उसका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ। जी तो मैं मैम। आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बीइंग अ चाइल्ड और बीइंग अ पेरेंट टू जी मेक मैम। आवर हेल्थ बेटर। जी, देखिए मैम, सबसे पहले मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच्चे का जो फूड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बच्चे का जो हॉस्पिटल है वो उसका किचन होना चाहिए। अगर मम्मा का किचन एक हॉस्पिटल जैसा है तो बच्चा कभी भी ना तो फिजिकली बीमार पड़ेगा और ना मेंटली परेशान होगा। जितनी भी मम्मा इस प्रोग्राम को सुन रही हैं डीडीपीएस स्कूल के बिहाफ पर, उनको समझ आ जाना चाहिए कि सुबह सुबह उठते ही साथ बच्चों को 1 1.5 गिलास गुनगुना पानी पिलाने की आदत डालिए। क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो एक वेस्ट होता है, और यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है। और यूरिक एसिड अगर बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है सुबह उठते समय, और अगर यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल होने के साथ 20 डिग्री टेम्परेचर के पानी में ही घुलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं, बट वो उसका कारण नहीं समझते।
कारण यही होता है, उनको यूरिक एसिड डिसॉल्व करना होता है। अगर बॉडी से यूरिक एसिड डिस्चार्ज नहीं होता तो बच्चा जब स्कूल आएगा तो वो उबासियां लेगा, उसको आलस आएगा और वो पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम पानी पिलाइए, और फिर सुबह का नाश्ता फलों और जूस का होना चाहिए। फ्रूट्स सबसे ज्यादा बच्चे को खिलाए जाने चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा आलू के पराठे और दही के साथ खाकर आ गया मैम, तो वो स्कूल में क्या पढ़ाई करेगा, सो ही जाएगा क्लास में आके। तो यहाँ पर फूड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर मम्मा को थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिशंस की नॉलेज है आज जरूर लेनी चाहिए। आज इस चीज की डिमांड है कि विटामिन कैसे काम करती हैं, मिनरल्स कैसे काम करती हैं, कौन सी चीज बच्चे को ज्यादा खिलाई जानी चाहिए। बच्चों को प्रोटीन सबसे ज्यादा खिलाया जाना चाहिए। और एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी इंसान जंक फूड खाना पसंद नहीं करता। आपके बच्चों को जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके बच्चे ना तो बर्गर खाते हैं, ना पिज्जा खाते हैं, और ना ही चिप्स खाते हैं। दरअसल हमारे ब्रेन को, जो मैंने अभी ये ब्रेन का मॉडल दिखाया, इसको सबसे ज्यादा क्राविंग होती है सोडियम की, यानी कि सोडियम को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ब्रेन। तो अगर बर्गर के अंदर नमक हटा दिया जाए और फीका बर्गर बच्चे को दे दिया जाए तो वो उस बर्गर को बिल्कुल नहीं खाएगा। वही पिज्जा है, छोड़ देगा, उसको नहीं खाएगा। तो एक्चुअली में बच्चा जो था सोडियम पे चला जाता है, और ज्यादा नमक खाने से भी फिर दिक्कत खड़ी होती है। तो नमक पे कंट्रोल कीजिए, पानी पिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। और बच्चे खाते ही नहीं हैं, अगर ये समस्या है तो फिर डीडीपीएस स्कूल में आकर मिलिए, और डॉक्टर सारिका बताएंगी कि कैसे बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना शुरू करते हैं। ये नॉलेज उनके पास है। अगली बात है, बच्चों के स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मम्मी डैडी को बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ना कि उनको ऑर्डर देना चाहिए। पार्क में जाइए ना, खुद खेलिए। जब आप खुद खेलेंगे तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और बच्चा जो है जरूरत से ज्यादा मोबाइल या टेक्नोलॉजी या जो इतनी ज्यादा जो अब तो ओवर यूज हो रही है उससे बचेगा। केवल ऑर्डर देने भर से ही काम नहीं चलेगा। तीसरा, बच्चे का जो सर्केडियन क्लॉक है, यानी कि जो उसके सोने और जागने का समय है, वो सही रहना चाहिए। अगर माता पिता ही रात के 12-1 बजे तक सोएंगे तो बच्चा कैसे 9 बजे सो जाएगा। जब डैडी उठेंगे सुबह 8 बजे तो बच्चे 5 बजे कैसे उठ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपने बच्चों की हर चीज को अच्छा चाहते हैं तो आपको उनके साथ बराबर लगना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बोलते हैं बच्चे उसको कम करेंगे, जो आप खुद करेंगे बच्चे उसको सबसे ज्यादा करेंगे। तो डॉक्टर सारिका फूड में इन्वेस्टमेंट मेंटली फिट रखती है, स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट मेंटली फिट रखती है, और प्यार मोहब्बत से रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय देना चाहिए, बच्चों को हक करना चाहिए, किस करना चाहिए। जो 5-5 बार मैंने ये बात बताई, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, वो हर घर के अंदर होनी जरूर चाहिए। इन सब को करने पर ही जो बच्चे हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। सर, आप ही की बात से एक और सवाल मेरे मन में आया है। जी आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट, आजकल एक बड़ा टर्म चल रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ में, ठीक है। जी। और अभी आपने बोला कि बच्चों को समय देना चाहिए, जी राइट। जब अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं छोटी थी तो मैं घर आती थी, तो घर आते ही माँ से कोई काम हो या नहीं हो, माँ दिखनी चाहिए, घर में लोग दिखने चाहिए, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, पेरेंट्स जी दोनों वर्किंग है, पेरेंट्स को टाइम कम मिलता है, तो वो जो हमारा सिर्फ खाली बैठे रहना या ऐसे ही बातें करना, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और अब चीजें, एक नई कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्वालिटी टाइम। तो आप ये जो ऐसे ही टाइम बिताना और ये क्वालिटी टाइम, इसको थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगी आपसे। एक साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बॉम्बे में रहते हैं। तो वो अपने बचपन में बताते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरे सर में जूं हो जाती थी, जो जो बालों में जी। पड़ती हैं। और मेरी मम्मा मेरे साथ मेरी जूं देखने में मेरी हेल्प करती थी, और वो मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी। तो मैंने उनसे पूछा क्वालिटी टाइम एग्जैक्टली क्या होता है डॉक्टर वर्मा। तो उन्होंने कहा कि जब हम इंटेरोगेशन नहीं करते, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और हम सवाल जवाब
बेवजह नहीं पूछते, तो उसको क्वालिटी टाइम कहते हैं। जैसे कि किचन में हस्बैंड वाइफ दोनों कुकिंग में बिजी हैं, तो ये क्वालिटी टाइम हुआ, क्योंकि आपका फोकस कुकिंग है और मिलजुल के काम कर रहे हो। अब मान लीजिए हस्बैंड ऐसे करके खड़े हो जाएं और बहुत सारे सवाल करने लग जाएं, तो ये क्वालिटी टाइम नहीं है। किसी के दुख को सुनना और उसके दुख को सुनकर उसका सलूशन देना, ये क्वालिटी टाइम होता है। अगर पेंटिंग बच्चा कर रहा है तो आप उसके साथ पेंटिंग में इन्वॉल्व हो जाइए। जरूरी नहीं है कि बातचीत ही क्वालिटी टाइम होती है। बच्चा कोई भी गेम खेल रहा है उसके साथ जुड़ जाना। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि दो लोग मिलकर एक हो गए, या उनका प्रोजेक्ट एक हो गया, या उनकी काम की चीज एक हो गई। और अगर ऐसा करेंगे तो क्वालिटी टाइम है। परंतु अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरी वाइफ मोबाइल पर है, मेरे घर में बाकी के लोग अपने लगे हुए हैं, तो जब बच्चा स्कूल से आएगा तो उसको क्या क्वालिटी टाइम मिलेगा? सब तो अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो बच्चा देखेगा कि जब इस घर के अंदर लोग अपनी अपनी चीजों में बिजी होते हैं, तो फिर मुझे भी ऐसे ही जिंदगी जीनी चाहिए। जैसे अगर आप बिलीव कर पाए, सचमुच में आप कभी मेरे घर आइए, मैं आपको इनवाइट करूंगा डॉक्टर सारिका। मैंने पिछले 17 सालों से टीवी नहीं देखा है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सब करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरी नॉलेज कम हो गई, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया कि मैं समाज में पिछड़ गया। हजारों लाखों घंटे मैंने अपने बचाए और वो अपने बच्चों को दिए। जो मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी बातें करते हैं, उनके साथ समय बिताना, वाइफ के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते ही साथ में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो आप समझ लें कम से कम 7-8 वर्ष हो गए पढ़े हुए, तो बाकी की चीजें मुझे पता चल जाती हैं। परंतु ये जो सुबह का समय होता है, ये परिवार के साथ बिताने का होता है या अपने साथ, और शाम का समय ईश्वर के साथ या परिवार के साथ। चॉइस इज योर्स। सुबह सुबह का या तो मी टाइम है या फैमिली टाइम है, और इवनिंग में या तो गॉड टाइम या फैमिली टाइम। तो जब हम इस क्वालिटी टाइम को, इसकी परिभाषा सही समझेंगे, तो परिवार भी अच्छा होगा। अब आप तो आज क्वालिटी टाइम की बात कर रही हैं डॉक्टर सारिका, लोग तो टाइम ही नहीं बिताते। क्वालिटी तो उसके लिए एडिड है बहुत। तो समय बिताएंगे तो फिर, नहीं तो अगर हम अपने बच्चों को केवल रुपए पैसे ही देंगे, तो बड़े होकर वो भी हमें रुपए पैसे देंगे, पर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, कहीं छोड़ के चले जाएंगे बाहर, और वहां से डॉलर्स भेजते रहेंगे, तब कैसे चलेगा? सो जी, जी मैम। जी सर, मैंने सर आपने अभी जो कहा कि आपके घर में टीवी नहीं है, ठीक है, नहीं मैम, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपकी बच्चों के बात पे लिए। जी, मैं आपकी बात पे बहुत इजीली बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी टीवी नहीं है। क्या मैं बात है, भी बहुत न्यूज़पेपर सुंदर, नहीं पढ़ती हूँ। बहुत और सुंदर मैम। ये सवाल सर मैंने ऑडियंस के लिए पूछा था, क्योंकि आजकल जो भी लोग अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताने का एक ही एक्सक्यूज है सबके पास, कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम मैडम सिर्फ हम क्वालिटी टाइम बिताते हैं, ठीक है। और हम्म। क्वालिटी टाइम क्या होता है उनका, जो मैंने देखा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना, ये पढ़ो, यस, ये करो। इंटरोगेशन, इंस्ट्रक्शंस। राइट, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। तो अभी जितने भी पेरेंट्स ये बात करते हैं क्वालिटी टाइम की, तो उन सबको अपना जवाब मिल गया है कि जब बच्चा आपके पास स्कूल से आता है, उसके पास हजारों बातें होती है, तो उससे बिना इंटेरोगेशन के केवल उसी उत्साह से सुनिए जिस उत्साह वो मैं अपनी बात बता रहा है। ये सबसे मेरा बड़ा मानना क्वालिटी ये है टाइम है। राइट कि सर? क्वालिटी टाइम। शायद डॉक्टर हरीश के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर हरीश की बातों से समझ करते गए हैं, हैं। उन पे ध्यान जी देते सर। हैं, तो हम बच्चों की बहुत, जैसे मैं, अगर मुझे आप देखेंगे जब मैं छोटा था, तो मेरे डैडी मुझे कंचे खेलने से मना किया करते। डॉक्टर हरीश के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी टाइम की। तो इसका मतलब अब हम सब समझ सकते हैं हमारे इस कन्वर्सेशन से कि क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है, जो हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल से घर वापस आता है, उसके पास ढेरों बातें होती हैं आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले जब बच्चा घर पे आता है, तो उसकी बातों को उसी उत्साह से सुनिए जिस उत्साह से वो बता रहा है।
आपकी वॉइस में वो प्रॉपर मॉडरेशन होना चाहिए, आपके चेहरे पर उसकी बातों के भाव दिखने चाहिए। मैं किसी पेरेंट्स का सवाल लेना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी लिखकर भेज रहे हैं कि उनके घर पर भी टीवी नहीं है और वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने बच्चों को टाइम देना चाहते हैं तो बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज कीजिए। वो एक्टिविटीज भी अपने आप में क्वालिटी टाइम ही है। आई होप आप सबको आज अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। हरीश जी के साथ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई आप ऑडियंस में से मैं कोई सवाल का जवाब देना चाहूंगी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो। मैं अपनी तरफ से ही कुछ बात कर लेती हूँ आप लोगों से। हम आज बच्चों के मेंटल हेल्थ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हरीश जी ने बोला, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा ड्यूटी है एज अ मेंटल हेल्थ। हम बच्चों की फिजिकल जो वेलबींग है उसको ध्यान में रखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को अपना टाइम दें। यही सबसे बड़ा आधार है, बेस है बच्चों को मेंटली हेल्दी रखने का। कोई पेरेंट्स अपना सवाल पूछना चाहेंगे? एक पेरेंट्स का सवाल है कि बच्चे टाइम से नहीं सोते हैं और टाइम से नहीं उठते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स जो टाइम से सोने उठने की हैं, वो सबसे ज्यादा रिलेटेड है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे बच्चा जो टाइम स्पेंड करता है उससे। अगर आपका बच्चा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो वो प्रॉपरली ना तो खाना खाएगा और ना ही वो प्रॉपरली सोएगा। तो जो भी प्रॉब्लम पेरेंट्स है ये प्रॉब्लम फील करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो प्रॉपरली खाना नहीं खाता है या टाइम से नहीं सोता है, तो उन सब बच्चों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज कराएं। मतलब उनको मैदान में दौड़ाएं, ऊपर नीचे भगाएं, बहुत रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटीज कराएं। जैसे ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उनका बच्चे जो है वो खाना खाना भी शुरू करेंगे और सोना भी शुरू करेंगे। जी, हरीश जी यस हमारे साथ आ जी। गए हैं। जी सर, थैंक यू। वेलकम जी सर मैम। अगेन। थैंक यू मैम। सर, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, जी मैम। अलग तरह की परिस्थितियां हैं और इस परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो प्रभावित हुए हैं हमारे बच्चे, क्योंकि जी। उनका जो बाहर जाना था, स्कूल जाना था, वो सब बिल्कुल बंद हो गया है। पेरेंट्स वैसे भी बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो उन्होंने उनका मतलब जो वो बाहर भी जो खेलते थे वो भी बंद कर दिया है। तो इन परिस्थितियों के अंदर जहां पर बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय बच्चे अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मतलब पेरेंट्स कैसे योगदान कर सकते हैं बच्चों के इस समय उनको मेंटली हेल्दी रखने में? देखिए मैम, मेंटल हेल्दी रहने के लिए इंसान के पास एक ही तरीका होता है कि हर 2 घंटे के बाद वो अपने हार्ट बीट्स को 72 से बढ़ाकर 140 150 पर लेकर आए। यानी कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वही हमारी मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। कुर्सी पर अगर हम 2 ढाई घंटे बैठे रहेंगे और कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर कोई भी जूम पर हैं या बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे तो पढ़ाई थ्रू कंप्यूटर ही कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारा शरीर होता है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको कहते हैं ये जो ब्रेन होता है, जब ये ज्यादा काम करेगा तो मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है, बट फिजिकल एनर्जी तो ड्रेन हो ही नहीं रही। फिजिकली तो मैं चेयर पर ही बैठा हुआ हूँ। उस वक्त मुझे अपने 2 घंटे के बाद जो मेरे ब्रेन में ब्लड फ्लो होगा वो डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाएगा, जिसकी वजह से अब मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर इसको क्वालिटी स्टडी नहीं कहेंगे। क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी टाइम ऐसा ही होता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? 1.5 से 2 घंटे के बाद खड़े हो जाना चाहिए, और अगर घर है तो घर के अंदर ही जॉगिंग, जंपिंग, पुशिंग, पुशअप, कितने स्किपिंग, कितने सारी एक्सरसाइज होती हैं जो छोटी सी जगह पर की जा सकती हैं। खुद भी कीजिए, बच्चों के साथ भी करवाइए। तब क्या होगा? हार्ट बीट मेरी बढ़ जाएगी,
140-50 पर आ जाएगी तो ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और साथ में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। और जब मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा तो मैं देखूंगा पहले से बेहतर तरीके से क्वालिटी स्टडी कर पा रहा हूँ। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को घर के अंदर ही रहने देते हैं और किसी भी कारणवश उनको बाहर नहीं जाने देना चाहते, अब उनको धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उनका पालन करते हुए सुबह या शाम की वॉक करानी चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स अब मैंडेटरी हो जाना चाहिए, सर्दियां भी आ रही हैं और जितनी ज्यादा अब फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपके बच्चे शामिल रहेंगे, वापस वो पुराने जैसी चंचलता या पुराने जैसे अपने लेवल को अचीव कर लेंगे। जी प्रोटीन सर। ज्यादा खिलाना चाहिए बच्चों को, राइट। प्रोटीन की डाइट, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे समय की सीमा समाप्त हो गई है। मेरा अंतिम सवाल ये है, क्योंकि ये आज एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस चल रही हैं, तो बच्चे वहां पर अपने साल को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत कंसर्न है और स्ट्रेस में है। आप सर उसके ऊपर कुछ बताना, हमारा मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैम, जब भी हम पास्ट की जो जितने भी गलतियां हैं उनको जब प्रेजेंट में सोचते हैं तो हमें गिल्ट आती है। ऐसे ही फ्यूचर के ऐसे इमेजिनरी फियर को जब भी हम प्रेजेंट में सोचेंगे हमें फियर आ जाएगा, टेंशन डिप्रेशन हो जाएगी। तो भविष्य में जो होगा वो सबके साथ बराबर होगा, किसी एक के साथ तो नहीं होगा। क्योंकि कोरोना कोई प्राइवेट डिजीज नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, ये पूरे संसार के साथ आई है और हर मनुष्य इससे समान रूप से ग्रसित है। तो इसको बिल्कुल निजी रूप से नहीं लेना चाहिए। दुनिया में कोई भी बच्चा किसी से भी नहीं पिछड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर इस साल बच्चों ने ज्यादा अच्छा कुछ नहीं किया तो वो जिंदगी में पिछड़ जाएंगे। उनकी पूरी की पूरी लाइफ पड़ी हुई है और वो आगे जाकर हमेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मुश्किलों को देखकर अगर माता पिता घबराएंगे तो बच्चा उनसे एक ही मैसेज लेगा कि जब भी मेरी जिंदगी में मुसीबत आएंगी मुझे घबराना ही है, क्योंकि वो सीख भी यही रहा है। तो माता पिता को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या हुआ बेटा, जो कोरोना आ गया, हम हैं ना तुम्हारे साथ। यही कार्य टीचर्स को भी बच्चों के साथ करना चाहिए। छोटा सा मोटिवेशन बच्चों की जिंदगी में एक उम्मीद का चिराग जलाकर हमेशा रखता है। यही बात मैं आपके साथ करना चाहता था। सो आप ही की बात से हम बात करें तो आज के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, राइट सर? जी जी हमें बिल्कुल सबको ये बताना है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर ये हमारी एक पहली छोटी सी पहल थी। होप मैं ऑडियंस के मैंने बहुत सारे सवाल देखे, हम लोग सब सवालों के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी हम एक सीरीज के रूप में इस प्रोग्राम को लाएं और आपके जी पेरेंटिंग से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब दे पाए। जी। डॉक्टर हरीश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी थैंक यू मैम, और थैंक सारे यू। पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। नमस्कार। थैंक यू।